Now we are going to covering the very two types of proportions are there. One is direct proportions, another is indirect proportions. We are covering this is the most important part. Clear? Let's see. What is the direct proportion? These are the two types of proportions. That is direct and indirect. First one is the direct proportions. What is the direct proportions? See carefully, very important concept is this is very most important concept. Two quantities are said to be in direct proportions. दो quantities same direct proportions में होगी. कब होगी? If they increase, या तो दोनों increase हो together at the same rate. दोनों या तो increase हो रही है या दोनों decrease हो रही है at the same time. दोनों quantity increase होगी या फिर decrease होगी at the same rate. Then they are said to be in two quantity are said to be in direct proportions. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब या तो दोनों बढ़ेंगे या फिर दोनों घटेंगे. जैसे कॉस्ट वर्सेज क्वांटिटी, कॉस्ट वर्सेज क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए, आपने 5 पेन्स खरीदी और दुकानदार ने रुपीज मांगे आपसे 25. कितने रुपीज मांगे? 25. अब ध्यान से देखिएगा, अब 5 पेन्स की कॉस्ट 25 रुपीज है. अब मैं पेन की संख्या बढ़ाऊंगा, मान लो पेन बढ़ा दिए 10 पेन, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि पेन की संख्या बढ़ रही है. ये पेन है, इनकी कॉस्ट दे रखी है. सॉरी, आई विल राइट अगेन हियर. दिस इज द क्वांटिटी, आई थिंक आई राइट डाउन ऑलरेडी. दिस इज द क्वांटिटी एंड दिस इज द कॉस्ट. ओके, दिस इज द क्वांटिटी एंड दिस इज द कॉस्ट. अब आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, 5 से कितनी पेन? 10 बढ़ा दी, तो अब कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज होगी. तो देखिए इस साइड वैल्यू बढ़ रही है नीचे की तरफ, 5 से 10 हुआ, ये भी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी जो आंसर होगा नीचे की तरफ प्राइस भी बढ़ेगी. तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. या फिर इसको इस तरह से भी आप कर सकते थे, जैसे क्वांटिटी और कॉस्ट. ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटी एंड कॉस्ट. मान लीजिए आपको दे रखा है 5 पेन की कॉस्ट है आपके पास 25 रुपीज है. अब हम ध्यान से देखना, ये 25 रुपीज है. अब मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूं. अब मैं क्वांटिटी ध्यान से देखना, अब क्वांटिटी मैंने कर दी 3, तो प्राइस भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जैसे क्वांटिटी 5 थी जिनकी प्राइस 25 रुपीज है, अब पेन कम लोगे तो प्राइस भी क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी. क्लियर? दोनों डिक्रीज होगी. बहुत से स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं, वो इस चीज को ही देखते हैं कि इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा. ये चीज नहीं देखनी है आपको, सिर्फ देखना है कि क्वांटिटी कहाँ बढ़ रही है. देखो 5 से 3 हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस भी उससे डिक्रीज हो रही है, कम होगी. और यहाँ पे देखिए 5 से 10, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 5 से 10 हो गया, प्लस हो रहा है 5, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रुपीज होगा वो भी इंक्रीज हो जाएंगे. यहाँ पे क्वांटिटी 5 से 3 हो रहा है तो -2 डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये क्वांटिटी भी नीचे हो, जो प्राइस होगी डिक्रीज होगी. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. बहुत से स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, इंक्रीज के लिए ये साइन होता है, डिक्रीज के लिए ये साइन होता है. डजेंट मैटर, इस चीज पे नहीं जाना. दोनों क्वांटिटी या तो डाउन होगी, दोनों क्वांटिटी अप होगी, तब उस केस में आपका रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान रखना है. Let's start solve this some examples. Get ready. These are the most beautiful examples. One is cost versus quantity. Second is work versus wages. जितना काम ज्यादा करोगे पैसे भी उतना ही दाम मिलेगा. अब देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू किस तरह से आपको एग्जाम्स में सॉल्व करना है. दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट. सी केयरफुली. If 3 pens cost is 45 rupees, what is find the cost of 7 pens? आपको क्वेश्चन में एक तरफ पेन दे रखी है, उनकी क्वांटिटी है, एक तरफ उनकी कॉस्ट दे रखी है, किसमें? रुपीज में. ये ध्यान से रखना, हमेशा सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं. आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से क्वांटिटी लिखनी है. दिस इज द बेस्ट वे और सिंपलेस्ट मेथड. आई एम शोइंग यू. ऑलवेज बॉक्स. एक तरफ पेन्स की संख्या लिखिए 3, तो पेन्स का जो कॉलम्स है उसमें लिखेंगे 3, और उसकी प्राइस कितनी रखी है? 3 पेन की कॉस्ट है 45, तो राइट साइड में कॉस्ट वाले में लिखेंगे 45. इसी के सामने इसकी वैल्यू रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स. अब पेन की संख्या 7 चाहिए. फर्स्ट में आगे वापस पेन वाला कॉलम है ये. अब 7 पेन होगी तो यहाँ पे प्राइस क्या होगी? हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है.
तो ये कॉस्ट हमें पता नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, तो उसको हम मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। तो इसको जो फाइंड आउट करना होता है उसको एक्स मानेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ कितनी पेन, 7 पेन, कॉस्ट ऑफ 7 पेन इक्वल टू एक्स रुपीज, रुपीज एक्स। आपने क्या मान लिया उसको, एक्स। अब हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, पेन की संख्या, 3 पेन की कॉस्ट 45 है, पेन की संख्या इंक्रीज हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है, तो इंक्रीज कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ। तो प्राइस भी इंक्रीज होगी कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। एरो ध्यान रखना, एरो का बहुत इंपॉर्टेंस, ऊपर से नीचे की तरफ। अब राइट डाउन कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। पहले आप ये टर्म्स एरो वाले लिखेंगे, उसके बाद जहां एरो जा रहा है वो टर्म्स लिखेंगे रेशियो में, ऊपर से नीचे। फर्स्ट इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 3/7, तो ध्यान से देखिए ये लिखने वाले 3/7। क्यों लिखा है, कि एरो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले टर्म्स ये लिखेंगे, जिसकी तरफ जा रहा है फिर ये टर्म्स लिखेंगे। तो 3/7 इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए ये वैल्यू है, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू हम पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये होगा जिसकी तरफ जा रहा है वो वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजी, very easily you can solve it, and this is the final answer, very easy. Now cross multiply here, this multiply to this multiply to this, that is 3 into x equal to 45 into 7. Now you can solve it, 3 into x 3x, 45 into 7. Now you will get, this is multiply, go to divide. So we will write 45 into 7 divided by 3. Now we can cancel out easily. 3 1 are 3, 3 1 are 3 5 are 15. And multiply 15 into 7. That is 105. This is your final answer. We will write this answer again here, and we will remove this late. We will write therefore cost of, we will write here cost of 7 pens equal to rupees 105. इस तरह से हम इजीली एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। वन important points, in some books they can confuse you, they can write you also, we can write this ratio also here, we can, if want to add the extra terms you can add there, 3:7 you can write it, 3:7 if you want to write it, otherwise no need to write it, okay, no need to waste the time, you can write here 3:7. We are moving from this to this equal to this to this, 45:8. Further we are converting into the fraction, so we will get the same value, so I am skipping this step. This step लिखने की जरूरत नहीं है. This is the best way to solve the problem. Clear? One more problems for you. Simple. A machine produce 120 toys in 4 hours. एक क्वांटिटी दे रखी है, टॉयज की संख्या दे रखी है, इतनी क्वांटिटी है और इतना टाइम पीरियड दे रखा है। एक तरफ है क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी है, टॉयज की। एक तरफ दे रखा है टाइम, टाइम किस में दे रखा है, ओवर्स में। ठीक है, तो 2 कॉलम बना लीजिए, पहला काम यही कीजिए। Next, one by one we will write down what is the, a machine produce 120 toys. Toys में कितना लिखना है, 120. How much time, 4 hours. That is 4 hours. इसी के सामने लिखना है. Next, how many toys will it produce in 10 hours? टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 10 hours. अब टॉयज की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी टॉयज इट विल प्रोड्यूस, टॉयज की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करना होता है उसे हम एक्स मानेंगे, ये हम क्या लेंगे, एक्स। लेट करेंगे आप, लेट नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब हम फ्रैक्शंस में इजीली सॉल्व करेंगे। अब देखिए टाइम, देखिए 4 आवर्स से इस साइड तो आपको वेरिएबल पता नहीं है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो जिस साइड दोनों क्वांटिटी पता है आपको वहां देखना है। फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ पे 4 से टाइम इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखिए टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 120 टॉयज को बनाने में 4 आवर्स लगे, अब ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब क्वांटिटी भी बढ़ेगी।
अगर टाइम इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी की जो प्रोडक्शन यूनिट्स होगी वो भी इंक्रीज होने वाली है। 4 से 10 आवर्स हुई है तो ये क्वांटिटी भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। नीचे की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है, 4 से 10 कहाँ से हुआ, देखिए 4 से 10 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था, ये भी क्वांटिटी इंक्रीज कहाँ होगी, डाउनवर्ड की तरफ। अब हम रेशियो में लिखेंगे, सेम रेशियो में लिखना सेम तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल। एरो कहाँ से कहाँ है इस पे ध्यान दीजिए, 120 से एक्स की तरफ एरो है, 120 न्यूमरेटर में रहेगा, एक्स डिनोमिनेटर में, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 न्यूमरेटर में 10 डिनोमिनेटर में, नीचे की तरफ 4/10। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, वेरी इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, 120 into 10 equal to 4 into x. Further we can solve. This is 4x is equal to 1200. We will find this going to divide. 1200 divided by 4, that is 300, equal to x. This is our final answer. We will write value of this x again in here. Therefore, final answer is number of toys, that is equals to 300. Clear? This is our final answer. इस तरह से हम इजीली एग्जाम्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर, प्रैक्टिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। द रेडियई ऑफ, द रेशियो दे रखा है आपको, द रेशियो ऑफ रेडियई, रेडियई के इसकी प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की, रेडियस की एक क्या, एक से ज्यादा सर्किल है तो रेडियई बोलते हैं। रेडियस का क्या है, प्लूरल है, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियई। ऑफ टू सर्कल्स इज 3:4। द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरियाज का रेशियो निकालना है। वापस समझिए, एक सर्किल है, एक और सर्किल है, मान लीजिए इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस क्या है, r2 है। इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो ऑफ रेडियस दे रखा है, मतलब r1 रेशियो r2 आपको गिवन है 3:4। क्लियर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, r1/r2 इक्वल्स टू, आपको गिवन है फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो 3:4। क्लियर, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, सर्किल के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। तो एरिया का, इसका एरिया मान लीजिए A1 है, इसका एरिया A2 है, इनका रेशियो निकालना है। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², बट ये फर्स्ट सर्किल की रेडियस है तो फर्स्ट πr², सेकेंड सर्किल की रेडियस है तो यहाँ पे r की जगह लेना है आपको r2 और स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है r1² / r2²। ये दोनों का स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी होगा, डिनोमिनेटर पे भी होगा। इस टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखी है, 3/4 है। और जैसे इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 3/4, यहाँ से 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 इंटू 3/4, 3×3 = 9/16। फाइनल आंसर हो गया 9:16। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हम एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर, क्लियर, वेरी इजी, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर। Go to the next part. Continue. 1 second. My voice is clear. Okay. Go to the next questions. Now continue. Next topic we are going to discussing.